नमस्कार दोस्तों। अभी तक साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 285 सीट्स के लिए वोटिंग की जा चुकी है पहले 3 फेजेस में, यानी कि अभी 3 फेजेस समाप्त हो चुके हैं और अब बचे हैं 4 फेज। अगर हम इन फेजेस को गौर से देखें और इसमें हुए वोटर टर्नआउट को अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि फेज 1 में 66.14% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था इस देश में 102 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। ये साल 2019 के 69.43% से करीब 3.29% कम है। उसके बाद अगर हम फेज 2 की बात करें तो इसमें 66.71% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था इस देश के 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। ये साल 2019 के 69.17% से 2.46% कम है। और हाल ही में जो फेज 3 में वोटिंग हुआ था उसमें इस देश के 94 सीट्स में वोटिंग हुई थी, जिसमें 64.5% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था, जो कि साल 2019 के 66% से 1.5% कम है। यानी कि इस ट्रेंड को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि अब तक के हुए 3 फेजेस में एक लोअर वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है साल 2019 के मुकाबले। अब इसकी क्या वजह है दोस्तों? मेरी राय में इस चुनाव में वोटर फटीग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वोटर फटीग की मैं बात करता हूं तो मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मतदाता हैं जो इस देश के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम से नाखुश है। और जब मैं पॉलिटिकल सिस्टम कहता हूं मेरा मतलब है सभी पार्टियों से, चाहे वो फिलहाल सरकार में हो या फिर विपक्ष में हो। याद रखिए साल 2014 में ओवरऑल वोटर टर्नआउट साल 2009 के मुकाबले ज्यादा था। ये वो साल था जब यूपीए सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी थी और लोग बहुत ही जोश और गुस्से में आकर सरकार को बदलने के लिए वोट करने आए थे भारी तादाद में। साल 2019 में इसका विपरीत देखने को मिला जब लोग एनडीए सरकार को फिर से सरकार में वापस लाना चाहते थे और 2014 के मुकाबले एक हायर वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि पहले यानी कि 2019 में जिन 3 फेजेस में वोटिंग हुई थे, फर्स्ट 3 फेजेस में वोटिंग हुए थे, वो इस बार कम है। उसकी वजह यहां पर साफ तौर पर ये, जैसे कि मैंने कहा, वोटर फटीग है और यहां पर सभी पार्टीज को चिंता करने की बहुत जरूरत है। आपके मन में यह ख्याल जरूर होगा कि आखिर किस गठबंधन को यहां पर चिंता करने की जरूरत है। मेरी राय में दोनों गठबंधन को आत्मचिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, यानी कि एनडीए इस बार 400 सीटें पार कर जाएगा उनके मुताबिक। लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि अगर लोग इतना ज्यादा खुश हैं सरकार से और इतने जोश के साथ वो उनको वापस लाना चाहते हैं तो पहले के मुकाबले एक हायर वोटर टर्नआउट जरूर देखा जाता। वही दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो उन्हें भी सोचना होगा कि जो वो सोच रहे थे कि अभी मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत भारी मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी और गुस्सा है और लोग उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा होता वो भी लग नहीं रहा दोस्तों। क्योंकि अगर लोग गुस्से में थे तो पिछले बार के मुकाबले एक हायर वोटर टर्नआउट जरूर देखा जाना चाहिए था। याद रखिए जब लोग गुस्से में होते हैं एक सरकार से तो वो हमेशा पहले के मुकाबले ज्यादा तादाद में आकर सरकार को बदलने के लिए वोट अवश्य डालते हैं, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब मेरा और अभी अगर हम देखें दोस्तों, ये जो 3 फेजेस हुए हैं उसके बाद कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही है। और अब अगर हम बाकी वोटिंग शेड्यूल की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले कहा था 4 फेजेस के लिए वोटिंग होना बाकी है। अगला फेज जो है वो होगा 13 मई को, जिसमें 96 सीट्स के लिए वोटिंग होना है। उसके बाद 20 मई को 49 सीट्स के लिए वोटिंग किया जाएगा। फिर सेकेंड लास्ट फेज यानी कि फेज 6 वो होगा 25 मई को, जिसमें 57 सीट्स के लिए वोटिंग किया जाएगा। और अंत में आखिरी फेज होगा 1 जून को, जिसमें बचे 57 सीट्स के लिए वोटिंग किया जाएगा। और इन सभी सीटों के लिए यानी कि टोटल 543 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को नतीजे हमारे सामने होंगे, जिसमें हमें साफ तौर पर पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। आखिर में मेरा इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन सबसे उम्मीद है, खास तौर पर अगर वो लोग देख रहे हैं जिनके राज्यों में अभी भी वोटिंग होना बाकी है,
आप सबसे मेरी विनती है कि आप कृपया कर कर अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि एक लोअर वोटर टर्नआउट इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। आप किसी के लिए भी वोट करिए, चाहे सरकार के पक्ष में वोट करें, सरकार के खिलाफ वोट करें, किसी के लिए भी, लेकिन अपना वोट जरूर कीजिएगा दोस्तों, विशेषकर अगर आप एक एलिजिबल वोटर है इस देश में। बड़ा सवाल फिर से यही पे है कि आखिर किसके मतदाता है जो वोट करने बाहर नहीं आ रहे हैं, और उसका क्या इंपैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। धन्यवाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अंतरिम राहत यानी कि एक इंटरिम रिलीफ और बेल दे दी है 1 जून तक, यानी कि उन्हें अब 1 जून तक जेल से बाहर रहकर कैंपेनिंग करने की इजाजत है अपनी पार्टी के लिए। कल जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण और आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलकर कहा था कि अब वो जोरदार प्रचार करेंगे अपनी पार्टी के लिए पूरे देश भर में, यानी कि अपनी पार्टी के लिए भी और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए। याद रखिए दोस्तों, 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल को ये जो राहत मिली है इससे चुनाव पर कितना असर पड़ता है। उन्होंने खुलकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और उन्हें एक तानाशाह तक बुलाया। हमें यही देखना होगा आगे चल के कि आखिर इस इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई में कौन जीतेगा। बड़ा सवाल फिर से वहीं आकर अटकता है दोस्तों, क्या इन 3 फेजेस के बाद, जो पहले 3 फेजेस ऑफ वोटिंग अभी हो चुके हैं, उसके बाद क्या अब भी देश में एक मोदी लहर बरकरार है, या कहीं ना कहीं 10 साल सरकार में रहने के बाद वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इन सब का पता हमें चलेगा 4 जून को, जब पूरे देश के 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। धन्यवाद।